जय हिंद साथी। जय हिंद सर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज रात में 12 बजे का समय हो रहा है और 12 बजे क्लास लेनी पड़ रही है। क्लास लेने की एक विशेष वजह है। ये जो शख्स तुम्हें साथ में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये श्योपुर से आए हैं, किशन माहौर नाम है इनका। इनका ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है कल। हिस्ट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं और मामला ऐसा है कि हिस्ट्री इन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी अभी तक। 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन मतलब 120 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री का पोर्शन है। इनका मामला ऐसा है कि सर सुना है कि एग्ज़ाम मतलब निकल ही जाएगा अगर थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए तो। अब ये तो नहीं पता यार। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस बनी है कि एक रात में थोड़ा बहुत जो भी पढ़ाया और फिर कंडीशन मतलब बन जाती है। दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिर्फ मेहनत का है। और इतना ज़रूर होता है कि एक थोड़ा सा अच्छे से स्टडी की हो या स्मार्ट स्टडी अगर कराई जाए तो शायद बेहतर कंडीशन बन जाए। तो अब ये तो मुझे नहीं पता कि कल एग्ज़ाम में क्या होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करेंगे कोशिश के अपना 100% दिया जाएगा और जो होगा वो वक्त पे छोड़ दिया जाता है। तैयार हो आज रात के लिए? जी सर। हाँ, T20 खेलना है तो T20 खेलेंगे तो फिर वही वाला मामला यार। आँख अगर फोड़ रहे हैं, वैसे बोलते हैं ना कि रात में 3 लोग ही जगते हैं, जोगी, भोगी और रोगी। समझ गए ना आप लोग? जोगी मतलब जो तपस्या करने वाले हैं, भोगी आप लोग जानते ही हो जो भोग विलास में मस्त हैं, और रोगी वो यार अपनी बीमारी से परेशान है। तो जोगी, भोगी और रोगी, तो उनमें से एक मामला है यार। ये भी एक अपने आप में योग है, अपने आप में तपस्या है और ये सपने लेके आए यार। तो बस भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। बाकी अपना तो हम 100% देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हर हर महादेव। तो इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा, बेसिक जानकारी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। जो तुम्हारा ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके साथ साथ थोड़ा सा संविधान का पोर्शन, या फिर हम ये बोल सकते हैं उसमें कि आज़ाद भारत के इतिहास का कुछ पोर्शन, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। इतना सारा तुम्हारा सिलेबस है और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 120 क्वेश्चन। अब एक रात में कैसे ऐसे मामला बने कि मतलब यार अपना अच्छा खासा स्कोर भी हो जाए और पेपर भी क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए करना सिर्फ इतना सा है कि आज रात से लड़ते हैं। रात में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी मतलब मामला बनेगा हमसे किया जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। अब हिस्ट्री कंप्लीट हो गई तो फिर सिलेक्शन भी श्योर हो ही जाएगा। ठीक है, अब देख लेना माइंड में कितना मतलब कैप्चर हो पाएगा, उतना करने की कोशिश करना, अपना 100% देना बस। ठीक है, हिस्ट्री सबसे पहले तो बात यही है कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री क्या है? तो भाई पुरानी घटना है। पुरानी घटना है तो ठीक है, मतलब कल एक लड़के ने किसी को पत्थर मार दिया तो हिस्ट्री हो गई वो। क्या हम उस लड़के के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, कुछ विशेष घटना है। क्या? कुछ विशेष घटना है, भूतकाल में घटित कुछ विशेष घटना है, उन्हें इतिहास बोला जाता है। और इतिहास का हम सीधा सा अगर देखें तो वर्तमान के सापेक्ष में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? भूतकाल का। वर्तमान के सापेक्ष में भूतकाल का अध्ययन इतिहास कहलाता है। और इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। कहाँ से संबंध रखते हैं? यूनान से। कहाँ से? यूनान से। ये छोटी छोटी चीज़ें पेपर में आ सकती हैं, हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ से संबंध रखते हैं? यूनान से। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की। किसकी शुरुआत करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की जैसे ही हम शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें फिर इसमें देख लेंगे।
तो सबसे पहले तो हम करते हैं कि इतिहास को एक नज़र से देखते हैं, और एक नज़र में इतिहास को हम कितनी स्पीड में देख सकते हैं। पहले का जो आधा घंटा होगा, आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटे, तुम्हारा आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे मतलब ऐसा होना चाहिए टकटकी लगा के सुनते रहो। और अगर तुम सुनते हो तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे ये तो नहीं पता है, लेकिन ख़त्म कहाँ पर जाके करेंगे ये ज़रूर हमें पता हुआ है। ठीक है, आज से लगभग 25 लाख साल पहले, कितनी लाख साल पहले? 25 लाख साल पहले जो मनुष्य की स्थिति थी, वो मनुष्य एक बंदर की भांति जीवन व्यतीत करता था। किसकी भांति? बंदर की भांति, लंगूर की भांति जीवन व्यतीत करता था। और वो रहता था पेड़ पौधे पे। किस पे रहता था? पेड़ों पे रहता था। पेड़ से उतर के वो इंसान बनने के मतलब जो इंसान है वो इंसान पेड़ों से उतर के कहाँ पे आ गया? गुफाओं पे। कहाँ से आने लग गया? गुफाओं पे आने लग गया। और फिर वो अपने लिए एक पेड़ काट के, लकड़ी काट के और अपने लिए छप्पर बनाने लग गया। और आज छप्पर से लेके कंक्रीट की दीवार खड़ी करके और हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मल्टी बनाने लग गए। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एक जर्नी है कैसी रही इनकी, वो हम सारा का सारा देख लेंगे। 25 लाख साल पहले का जो मनुष्य है और आज का जो इंसान है, कितना मतलब बदलाव आया है, वो सारा का सारा इतिहास है, हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले पाषाण काल से। कहाँ से कर रहे हैं? पाषाण काल से। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। किसका काल? पत्थर का काल। और इस समय पे जो मनुष्य है, वो मनुष्य की जो कंडीशन है वो लंगूर बंदर जैसा मैंने बताई दिया, वो वाली कंडीशन में इंसान रहता है। ठीक है, जीवन जीने के लिए मतलब सिंपल सा मामला है, जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या चाहिए भैया? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। और तीसरी चीज़ उसको चाहिए खाना। क्या चाहिए? खाना। कोई हड़बड़ी तो नहीं है ना? हड़बड़ी होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमें प्रकृति से मिल गई। पानी की बात करते हैं तो पानी भी हमें प्रकृति से मिल गया। अब जो खाने की जो बात है, वो खाना मतलब एक तरीके से ऐसा वाला मामला हो गया कि यार इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। खाना कैसे मिले हमें? तो खाना भी प्रकृति ने हमें दे रखा था, लेकिन उसको हमें पाने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अब मामला कैसे है? तो खाना हमारे लिए प्रकृति ने क्या किया, जो हमसे कमज़ोर जानवर हैं उन जानवरों का हम शिकार करेंगे और शिकार करके उन्हें खा लेंगे। लेकिन करना क्या पड़ रहा है हमें? शिकार। क्या करना पड़ रहा है? शिकार। तो शिकार करने के लिए जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल किया वो थे पाषाण। वो क्या थे? पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर। क्या थे? पत्थर। तो पत्थर का प्रयोग करते थे हम शिकार करने के लिए। किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए। सोच के देखो, मनुष्यों का एक झुंड है, ठीक है, और उधर एक हिरणों का झुंड है, और उधर एक शेर का झुंड है। सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक इंसानों का झुंड है, ये हिरण का झुंड है, और ये शेर का झुंड है। यहाँ पे देखोगे कि इंसान ने पत्थर मारा हिरण के ऊपर, और हिरण को मतलब जाके लगा, बढ़िया सिर पे जाके लग गया, तो हिरण लेट गया थोड़ी देर बाद और इंसान इसको खा गए। और उधर से शेर आया, शेर मतलब किसको खा गया? इंसान को खा गया। मतलब ये है कि जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास ताकत होगी वो क्या करेगा? राज करेगा। क्या करेगा? राज करेगा। यहाँ पे मतलब एक दूसरे का शिकार होने वाला मामला चलता रहता था। कभी ये इनका शिकार कर रहे हैं तो ये कभी इनका शिकार कर रहे हैं, और ये इनका शिकार तो आराम से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। जानवर का जैसा सिस्टम है, ये भी पशु की तरह, ये भी पशु हैं और ये भी पशु हैं, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं होगा मेरे हिसाब से जहाँ तक। चलो ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। हम बात कर रहे थे पाषाण काल की, मतलब पत्थर का प्रयोग ये क्या में कर रहे हैं? खाने के लिए। काय के लिए कर रहे हैं? खाने के लिए। खाना कैसे होता है भाई? हिरण में मारा पत्थर, हिरण लेट गया और उसके बाद मतलब उठा के आए और उसको खा गए कच्चा। ऐसी कंडीशन इनकी चलती थी। रहना सहना क्या होता था इनका? पेड़ पे रहना सहना है, इनकी ये वाली कंडीशन हो रही है। देखो भाई, जो पाषाण काल है, कौन सा काल? पाषाण काल। तो पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला वाला है पुरापाषाण काल। क्या है? पुरापाषाण काल। दूसरा वाला है वो मध्य पाषाण काल, और तीसरा वाला है वो है नवपाषाण काल। क्या है? नवपाषाण काल। ध्यान से देखो, यहाँ पे पुरा माने होता है पुराना, मध्य माने बीच वाला, और नव माने नया। मतलब पाषाण यानी पत्थर के काल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया है? 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पुराना वाला पाषाण काल, मध्य वाला पाषाण काल और नया वाला पाषाण काल। फर्क क्या है भाई इसमें? पुराने वाला पाषाण काल की अगर तुम समय अवधि देखोगे तो सबसे, अब तक का इतिहास में सबसे लंबा समय काल जो है वो हमें कहाँ पे दिखाई देता है? पुरापाषाण काल में। इसकी समय अवधि तुम्हारी 25 लाख बीसी से लेके और 10,000 बीसी तक। कितना? 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल को देखोगे तो ये 10,000 से कहाँ तक तुम्हारा चलता तुम्हें दिखाई देगा? 10,000 से
6000 BC तक ये तुम्हारा मध्य पाषाण काल दिखाई देगा, और नव पाषाण काल है वो तुम्हारा 6000 से लेके 4500 4000 साल तक दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा काल तुम्हें कौन सा दिखाई दे रहा है? पुरापाषाण काल। कौन सा काल? पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल की स्थिति देखो भाई, पुरापाषाण काल में क्या मामला चल रहा है? मनुष्य कहाँ पे रह रहा है? पेड़ों के ऊपर रह रहा है। पेड़ों पे ही मतलब भाई शिकार किया, फिर उसके बाद आके लेट गया पेड़ों पे ही, मतलब जैसे लंगूर बंदर होते हैं वही कंडीशन। ठीक है, धीरे धीरे समझ विकसित हुई। इन्होंने पत्थर है ना, पत्थर को तोड़ना शुरू किया और पत्थर से औजार बनाने लग गए। मतलब क्या किया? पत्थर को नुकीला किया। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं? अगर तुम बहुत मोटा वाला पत्थर उठा के मारोगे तो पहली बात तो दूर तक नहीं मार सकते, और दूसरी बात यह है कि मोटा वाला पत्थर अगर गोल टाइप का किसी को लग भी जाएगा तो वो इंजर्ड हो जाएगा, लेकिन मरेगा नहीं। वो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि उसको मतलब चोट आ जाए, पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो मरेगा नहीं। लेकिन अगर नुकीला पत्थर और जाके ऐसे करके घुस गया तो मौत पक्की है। हाँ या ना? ठीक है, थोड़ी सी उनमें बुद्धि और विकसित हुई, तो बुद्धि विकसित होने पे क्या किया भाई? लकड़ी है और लकड़ी को नुकीला किया, लकड़ी नुकीला करके ऐसे करके घुसेड़ दी भाई हिरण के बीच पेट में। और हिरण के पेट में अगर घुसेगी तो क्या होगा? ब्लड बाहर आने लग जाएगा। और इनको पता हुआ है सिंपल सा, तुमने सुना है ना, आशिक क्या करते हैं? आशिक क्या करते हैं? बोलते हैं नस काट लूंगा मैं अपनी। तो वो क्या करते हैं? सिरा को काटते हैं। तो सिरा को काटते हैं तो कुछ नहीं, सामने बोला अरे नहीं 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 नहीं, अरे काटना ही है तो धमनी को काट, जिससे मतलब एकदम से मामला बने। अगर धमनी कट गई तो मौत पक्की है, धमनी कट गई तो मौत पक्की है, क्योंकि ब्लड रुकेगा नहीं। वो उसमें ब्लड बहुत स्पीड में चल रहा होता है, तो एकदम से पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर जितना भी 5 किलो 5.5 किलो तुम लेके बैठे हो वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी तुरंत। आया समझ में? तो यही कंडीशन मतलब सबके साथ होती है भाई, पशु हो या इंसान हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो पुरापाषाण काल की हम चीजों को देखें तो फिर क्या हुआ? यहां पे आग की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? आग की खोज। अब आग की खोज के लिए मतलब मामला क्या है? आग की खोज के लिए सोचो कि ये 4 लोग हैं, झुंड बना के जा रहे थे। झुंड बना के जा रहे थे, इन्होंने एक हिरन देखा, और हिरन देखा तो हिरन में मतलब इन्होंने पत्थर मारा। हिरन थोड़ी दूर पे जाके मतलब मर गया था, तो उसको उठा के 4 लोग ऐसे चलते जा रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इनको एक और छोटा सा कोई जीव दिखा, जैसे खरगोश समझ लो। तो खरगोश मतलब दिखा, तो इन्होंने एक इनके साथ में मतलब बोला तुम 2 पकड़ो इसको, और हम लोग और शिकार कर रहे हैं, क्योंकि घर के लिए लेके जाना है ना, घर पे और भी लोग हैं खाने वाले। तो क्या किया? दूसरे वाले ने मतलब नीचे से उठाया एक पत्थर और उठा के मारा, और वो पत्थर से टकरा गया। यहां पे पत्थर से टकरा रहा है, शीशा पत्थर से नहीं। हाँ, सुना है ना? यहां पे मैं बोल रहा था ना कि जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए सनम एक मुलाकात जरूरी। एक मुलाकात जरूरी है या ऑक्सीजन पानी खाना जरूरी है? हैं? ऑक्सीजन पानी और खाना ये जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी नहीं है। ये मूलभूत चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं होगा ना तब भी आराम से इंसान जी सकता है। कपड़ा नहीं होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि नहीं कपड़ा नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, कूलर नहीं होगा, पंखा नहीं होगा, घर नहीं होगा, ये नहीं होगा, मकान दुकान कुछ नहीं, चल जाएगा भाई, इंसान मरेगा थोड़ी। ये मूलभूत चीजें हैं। क्या है? मूलभूत चीजें। अब बोलते हैं अच्छा वो रोटी कपड़ा मकान, अरे वो अपने जीवन का स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ा लिया, फिर थोड़ी बहुत जरूरत है ना इंसान की, महत्वाकांक्षा है। मैंने बोला कि जो मूलभूत आवश्यकताएं वो ये हैं। महत्वाकांक्षा तो तुम्हारा जब तुम्हारे पास हेलीकॉप्टर भी हो जाएगा तब भी तुम्हारी जरूरत है, महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं होगी। बोलोगे यार ऐसे नहीं, मजा नहीं यार। ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये हेलीकॉप्टर मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसके कंपेरिजन में ठीक नहीं है। यहाँ नहीं मजा आ रहा है यार, मंगल ग्रह पर जाएंगे तब कुछ व्यवस्था बनेगी। पर मंगल ग्रह पे मतलब जाके घेर लिया, फिर बोले नहीं नहीं यार, ये फीलिंग नहीं आ रही है, कोई दूसरा गोला फिर देख। महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। और गौतम बुद्ध ने तो बोला ही है भाई सिंपल सा मामला कि दुनिया का दुख सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है कि लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती। जिस दिन इच्छाएं खत्म हो जाती हैं उस दिन दुख खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे कि एक पत्थर है और पत्थर दूसरे पत्थर से जैसे ही टकराया तो चिंगारी उत्पन्न हुई, और चिंगारी उत्पन्न होने के बाद वहां पर सूखी घास पड़ी हुई थी, तो सूखी घास में क्या हो गई? आग लग गई। इन लोगों ने कभी पहले ऐसा करिश्मा देखा नहीं था, ये लोग डर गए एकदम से और भाग गए। तो जो उनके पास जो शिकार रखा हुआ था ना, उसको भी वहीं पे पटक के मतलब भाग गए। वहां पे थोड़ी देर बाद मतलब देखा तो वो आग बुझ चुकी थी तब तक, लेकिन वहां पे सारा का सारा सिस्टम कैसा हो गया था? ब्लैक। कैसा हो गया था? ब्लैक हो गया था। जो हिरण है वो भी ब्लैक हो गया। लौट के आया, मतलब देखा कि यार ये क्या हो गया, हम तो इसको बाइट छोड़ के गए थे, अब ये ब्लैक कैसे हो गया? फिर जाके थोड़ा सा एक उसको धक्का दे रहा है, दूसरा दूसरे को धक्का दे रहा है, फिर जाके देखा तो यार ये बिल्कुल पिलपला टाइप का हो गया। पहले तो कठोर था, लेकिन फिर जैसे ही ऐसे देखा तो फिर उसने टेस्ट करके देखा, बड़ा मजा आया। तो उसने बोला कि भाई इसका टेस्ट कैसे बढ़ गया?
क्योंकि पहले ये कच्चा खाते थे, कोई भी शिकार करते थे तो शिकार को क्या करते थे ये लोग, आग की कोई खोज ही नहीं हुई थी तो भूनते तो थे नहीं, इनको कच्चा खाने की आदत थी। लेकिन जब इन्होंने पका हुआ मतलब खाया तो अलग ही टेस्ट था उसका, और उसको देख के फिर माइंड में आया कि यार अब तो इसका खोज करना पड़ेगा। फिर उन्होंने लगातार कई एक मतलब साल तक प्रैक्टिस की, और उसके बाद पता चले कि अच्छा यार ऐसे आग लगती है, तो आग की खोज हो गई। तो आग की खोज मतलब कौन से काल की है, पुरापाषाण काल की। किसकी है, पुरापाषाण काल की। और पुरापाषाण काल में अगर कोई पूछ लिया जाए कि आग की खोज के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो चीन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, चीन से। आग की खोज के साक्ष्य कहाँ से, चीन से मिलते हैं। ठीक है, यहां तक मतलब मामला चलता रहा। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल की साइड जाओगे तो मध्य पाषाण काल में ज्यादा कुछ नहीं है, इनको मतलब बांटा काय के गया, पत्थर के साइज के आधार पर, पत्थर को नुकीला करने के आधार पर, पत्थर का औजार बनाने के आधार पर। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, कुत्ते को पालतू बना लिया। किसको, कुत्ते को। तो सबसे पहले मानव ने किसको पालतू बनाया, कौन से पशु को, कुत्ते को। ठीक है, और इसी कुत्ते को नवपाषाण काल में, कुत्ते को ही नहीं बल्कि व्यवस्थित रूप से पशुपालन शुरू कर दिया। किसमें, नवपाषाण काल में। कुत्ते को पालतू कब बनाया, मध्य पाषाण काल में, और नवपाषाण में क्या हुआ, व्यवस्थित रूप से पशुपालन करना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, तो पशुपालन करने। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लिया इन्होंने मध्य पाषाण काल में। किसका, मिसाइल। मिसाइल क्या होती है भाई उस समय पे, क्या मतलब ये ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, ये वाला मामला नहीं। सोचो, ग्लोड जानते हो, ग्लोड तो जानते होगे। अरे भाई मैं ये बोलूं कि ये दीवार है, क्या है, दीवार। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे ये दीवार गिरानी है, तो सनी देओल वाला हाथ तो है नहीं मेरा 2.5 किलो का कि दीवार मारी, मतलब दीवार पे मारा और हैंडपंप उखाड़ लिया, दीवार तोड़ दी, ये सब ये वाला मामला तो है ही नहीं। ना मैं कोई साउथ का हीरो हूँ कि मतलब ऐसे करके ऐसे हाथ किया और 25 गाड़ी उड़ गई। तो अगर मैं इस पर दीवार पर अगर हाथ मारूंगा तो पक्का है दीवार तो मतलब कुछ नहीं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ना है, लेकिन मेरा ये जरूर टूट जाएगा, फिर पढ़ाने लायक भी नहीं बचूंगा मैं। हाँ या ना। ठीक है, लेकिन मैं अगर दिमाग का प्रयोग करूं, किसका, दिमाग का प्रयोग करूं, तो दीवार को तोड़ सकता हूं। क्या किया मैंने भाई, एक हथौड़ा लिया और हथौड़े से इस पर लगातार प्रहार किए तो दीवार टूट गई। अच्छा मुझे बात बताओ, वो दीवार हथौड़े ने तोड़ी या हाथ ने तोड़ी, दिमाग ने तोड़ी। वो किसने तोड़ी, दिमाग ने तोड़ी, क्योंकि दिमाग ने बोला हाथ से कि देख तू अगर इसमें मारेगा ना तो तू टूट जाएगा बिना फालतू का। एक लकड़ी ले, उसमें लोहा फंसा और फिर इस पर प्रहार कर। ताकत तो तेरी है, लेकिन अब ये ताकत कैसी है, बिल्कुल वही वाला मामला। एक होती है स्टडी, क्या होती है, स्टडी, और एक होती है स्मार्ट स्टडी। क्या होती है, स्मार्ट स्टडी। मतलब मैंने बोला ना कि लगातार हाथ से ये प्रहार करना है, स्टडी लगातार कर रहे हो। अरे सर बोलते ना लोग, मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता, मेहनत से सब कुछ हो सकता है, लेकिन सटीक गाइडेंस, स्मार्टनेस के साथ अगर तुम मेहनत करोगे तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, मेहनत से सब कुछ हो सकता है, तो तुम मेहनत करना, हाथ पे मार, इस पे देख कितनी मेहनत करेगा, देख तोड़ के बता दीवार टूट जाएगी क्या, हाथ टूटेगा तेरा 3-4 बार ने मारने के बाद। अरे मेहनत तो मैंने बहुत की लेकिन मेरा कुछ नहीं। मेहनत तो तूने की लेकिन सटीक गाइडेंस के आधार पर नहीं की, जो जरूरत थी जिस चीज की वो तूने मेहनत नहीं की। ठीक है, स्मार्ट मामला क्या था, हथौड़े से प्रहार किया और ये दीवार टूट गई आराम से। स्मार्ट स्टडी का मामला क्या था भाई, अपना क्वेश्चन पेपर देखा, देखा कि सिलेबस हिस्ट्री के 120 प्रश्न है, काय के, हिस्ट्री के 120 प्रश्न है, तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में कौन से लेवल के प्रश्न आते हैं उस लेवल का लेवल पढ़ेंगे ना। अगर हमें हिस्ट्री का पेपर है और पढ़ रहे हैं जियोग्राफी, मैंने मेहनत तो बहुत की है, पूरी रात मेहनत की है, आज मैंने पूरी रात निकाल दी, काय पे मेहनत की, जियोग्राफी पढ़ी मैंने पूरी। प्रश्न काय क्या है, हिस्ट्री के, पेपर निकलेगा क्या, नहीं, बोलेंगे नहीं किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या खराब है, दिमाग। किस्मत खराब नहीं है, किस्मत तो एकदम बढ़िया है। ठीक है, चलो वापस लौट के आओ। तो मध्य पाषाण काल में काय की खोज कर ली इन्होंने, मिसाइल टेक्नोलॉजी। मतलब इन्होंने एक समझो ग्लोड टाइप का, या फिर एक रस्सी में बांध के पत्थर और मारोगे कितना दूर तक चला जाएगा वो, है ना, बहुत दूर दूर तक प्रहार करेगा, और इन्होंने मतलब इसका प्रयोग किया। नवपाषाण काल की बात आती है तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। पुरापाषाण काल में ये कहाँ पे रह रहे थे, पेड़ों पे, वहाँ पे इनका जीवन चल रहा है। मध्य पाषाण काल में ये गुफाओं में रहने लग गए। किस में रहने लग गए, गुफाओं में। मैंने बोला इनको जरूरत किस चीज़ की है, ऑक्सीजन की, प्रकृति ने दे दी। पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत कहाँ से पूरी होगी, झरना से, झील से, नदियों से, हाँ या ना। अब मुझे बात बताओ कि 5 किलोमीटर नदी से 5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं,
वहाँ से पानी पीने जा रहे हैं वहाँ पे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहाँ पे नदी है उसी के आसपास मतलब जो कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती हैं, उन्हीं में रहा जाए। हाँ या ना? और दिमाग मतलब लगाओ तो तुम्हें पता होगा कि जो नदी के किनारे रह क्यों रहे हैं, क्योंकि नदी के किनारे इनको ये पता है कि पानी पीने ये आते हैं, तो पानी पीने जानवर भी तो आते हैं। हाँ या ना? आते हैं ना पानी पीने जानवर। तो पानी पीने अगर जानवर समझो कि ये नदी के किनारे ही रह रहे हैं, वहाँ पे ये रह रहे हैं और वहीं पे हिरन रह रहे हैं, हिरन आएगा पानी पीने, तो तुरंत इन्होंने शिकार कर लिया। लेकिन गलती से शेर आ गया तो गलती से आएगा वो भी पानी पीने, आएगा वो भी पानी पीने। तो इन्होंने क्या किया, ये दिमाग है इनके, थोड़ा सा इनके अंदर दिमाग मतलब हो गया था, तो इन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया, पत्थरों की गुफाओं में। और इन्होंने तरीके से मतलब पत्थर रख लिया। क्या किया? पत्थर रख लिया बड़ा वाला सामने। तो मतलब इनको पता हुआ है, देख लें बाहर से, अच्छा शेर आ रहा है, नहीं जाना है। हिरन आया और मारा और मिसाइल धड़ाक, समझ में आया? दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग। तो अब इनको ऑक्सीजन भी, पानी भी और खाना भी आसानी से मतलब उपलब्ध होने लग गया। चलो ठीक है, यहां तक मामला हुआ। इन्होंने धीरे धीरे सोचा कि यार देखो बहुत सारे मतलब ऐसी कंडीशन होती है कि अब सोचो, आज तुमने वहां पे एक हिरन मरा, तो पशु भी बहुत चालू होते हैं, समझदार होते हैं वो भी। तो अगर हिरन वहां पे लगातार लगातार मरते जा रहे हैं तो फिर वहां पे हिरन नहीं आएंगे। तो अब एक कंडीशन तो ये है कि अब ये उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह रहने चले जाएं। पशुपालन भी कर रहे हैं तो पशु तो साथ में चले भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे ही जाने का काम करते थे। एक जगह मतलब पहले रह ली है, फिर दूसरी जगह फिर बना ली गुफा पे, तीसरी जगह पर बना ली, कोई दिक्कत नहीं, पशु भी चले जाएंगे आसानी से साथ में। हाँ या ना? तो पशुपालन। लेकिन धीरे धीरे जब पशुओं की संख्या लगातार घटने लग गई तो इन्होंने बोला यार अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो खोजना पड़ेगा। और वही तुमने सुना होगा कि मरता क्या नहीं करता। हाँ या ना? एक बात मैं मतलब बोल दूं हमेशा, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा बहुत अच्छे से कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, सुना होगा। मैं बोलता हूं हमेशा, जरूरतें कभी किसी की अधूरी नहीं रहती। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जरूरतें कभी किसी की अधूरी नहीं रहती और महत्वाकांक्षा कभी किसी की पूरी नहीं होती। महत्वाकांक्षा कभी पूरी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि महत्वाकांक्षा आज एक है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, कभी खत्म नहीं होंगी। लास्ट टाइम तक, मरते टाइम तक भी मतलब मरे, बस मरने वाले हैं 1 मिनट में, तब भी 10 मिनट और जी जाता, मतलब इच्छा देख रहे हो। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम अपने टारगेट को अपनी ज़रूरत बना लो, जैसे आज मतलब तुम्हारा कल ग्रेड 2 का एग्ज़ाम है, तो तुमने आज मतलब ज़रूरत है तुम्हें कि सर मेरा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, हर हालत में एग्ज़ाम निकलना चाहिए, तो आज रात में पढ़ रहे हो। देखो रात में 12-1 बजे का समय हो रहा है और अब पढ़ रहे हो, क्योंकि ज़रूरत है। ये ज़रूरत देख रहे हो ना, ज़रूरत के लिए तुम श्योपुर से मतलब यहाँ पे स्टडी करने आए हो कैलारस में। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी होती कि तुम साल भर से इसको ज़रूरत बना के चलते, हाँ या ना? लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा जो लक्ष्य है, अगर वो हमारी ज़रूरत बन जाए तो फिर उसको पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता है किसी भी हालत में। एक भूखा इंसान है और बाहर छोड़ दिया उसको, चोरी करेगा, मजदूरी करेगा, चाहे भीख मांगेगा, चाहे कुछ भी करेगा, लेकिन पेट भरेगा हर हालत में। हाँ या ना? उसको प्यास लगी है, मुकेश अंबानी है और मुकेश अंबानी को तुमने जंगल में छोड़ दिया, वहाँ पे पानी का दूर दूर तक कोई मतलब सोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भाई वो नहीं देखेगा 1% भी कि अब भाई पानी कैसा है, बिस्लरी है, फिल्टर का पानी है या नहीं, ये गड़बड़ तो नहीं है पानी। भैया उसको जैसा पानी मिलेगा ना उस पानी को पी जाएगा वो। हाँ या ना? क्योंकि आवश्यकता है, उसको पता है कि अगर मैं इसको नहीं पीऊंगा तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, मरना मंजूर है लेकिन कभी मैं अंडा नहीं खा सकता। हाँ भैया नहीं खाएगा तू अंडा, मैं अंडा भी खा जाऊंगा, अंडा की मम्मी को भी खा जाऊंगा, अंडा के पापा को भी खा जाऊंगा, मैं सबको खा जाऊंगा। और नॉर्मली मैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, टच भी नहीं करता भाई। मैंने बोला कि अगर एक साइड रखा हुआ है कि अंडा खाना है और दूसरे साइड बोला है कि तुम्हें मरना है, तो मैं ये बोलूँगा ना कि भाई मैं मरूंगा क्यों, ऐसा मतलब मामला क्या आ जाएगा। इतना भी सन्यासी काय के लिए बनना है? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें मतलब शर्म नहीं आती है, तुम बच्चों को अंडा खाना सिखा रहे हो। मैं भी नहीं खाता भैया, बच्चों से भी नहीं बोलता। मैंने सिर्फ इतना सा बोला है कि अगर जिंदगी तुम्हारी दाव पे लगी है तो ये सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। अरे नहीं नहीं सर हम जान दे देंगे, जान
दे देना भाई। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जब ज़रूरत होती है ना, जब जीव, तुम तो वो नॉर्मल तरीके से मैं बोलूँगा कि देखो तुम पी जाओगे क्या, नदी का पानी मतलब फालतू का पानी बह रहा है, तुम टच भी नहीं करोगे उसको। लेकिन किसी जंगल में फंस जाओ बहुत बुरी तरीके से और उसके बाद तुम देखोगे भी नहीं कि क्या है, मतलब पानी पियोगे, बल्कि अगर कीचड़ भी फंस रहा होगा ना वहाँ पे, तब भी कंडीशन ऐसी कि भाई इधर लगाया एक बढ़िया से गमछा और पानी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या नॉर्मल कंडीशन में कर सकते हो? नहीं। अभी नखरे क्यों चलते हैं, मैं लौकी की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मैं करेले की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, चूजी हूँ मैं तो मुझे। वजह ये है ना, क्योंकि तुम्हें दूसरी चीज़ जो उसका विकल्प है ना वो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि अगर आप लौकी नहीं खाओगे तो मम्मी ने मतलब बोल रखा है, अरे बच्चे को लौकी पसंद नहीं है, क्या बनाना है बेटा, राजा बाबू के लिए कड़ी बनानी है, बना देंगे, बन जाएगी। तो उसको तो पता है ना कि कड़ी बननेगी तो कड़ी खा लेगा। अगर उसने बोला नहीं नहीं मुझे आज कड़ी की इच्छा नहीं है, मुझे तो पनीर खाऊंगा, ठीक है पनीर बन जाएगी। मतलब उसके पास क्या उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध हैं। और जब तक विकल्प उपलब्ध रहते हैं तब तक कंडीशन कैसी रहती है, टारगेट पे फोकस नहीं। किस पे फोकस नहीं, टारगेट पे। अगर ये हो जाए कंडीशन कि बेटा अगर ये टारगेट हासिल नहीं होता है ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर देखो पूरी ताकत झोंक दोगे। लेकिन ये कंडीशन, क्या हो गया, फेल हो रहा है ना, मतलब नहीं निकल रहा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, पापा डॉक्टरी तो करते हैं, तुझे भी सिखा देंगे इंजेक्शन लगाना, 500 रुपये मिल जाया करेंगे डेली, मतलब बढ़िया ज़िंदगी चल जाएगी। ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मतलब चैट चला लेना, और भी कोई दिक्कत थोड़ी है, बेंगलोर सूरत सब पड़े हुए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खेती भी है, खेती हो जाएगी घर पे। वो बुआ का लड़का नहीं है, वो ठेकेदारी करता है, उसके यहाँ पे काम कर ले, मतलब उसके पास विकल्प बी सी डी जेड तक बहुत सारे विकल्प पहले हुए हैं। उसका ए विकल्प स्ट्रांग होगा या फिर नगण्य वाला मामला है, उसके लिए तो कहीं से कोई ये भी बोल देना आज यार मेरा बर्थडे है, कहाँ पे बर्थडे है तेरा, दिल्ली में, ये पार्टी है यार मैं पार्टी दे रहा हूँ भूल मत जाना, वो चला जाएगा, क्योंकि उसके पास विकल्प जो बी सी डी ये जो लाइन लगी हुई है ना विकल्पों की, वो उसको मतलब बोलते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कल कर लेंगे। सुबह अलार्म लगाया 5 बजे का, बंद किया, सो गए, 8 बजे उठे, क्योंकि टारगेट स्ट्रांग है ही नहीं। नहीं सर थोड़ी सी नींद आ गई थी, थोड़ी सी नींद नहीं आई थी, वो विकल्प बी सी डी जो है ना तेरे पास, वो तुझसे बोल देते हैं सो जा। अगर विकल्प ये होता ना, अगर कंडीशन ऐसी रहे, सोचना ध्यान से, पानी आता है सुबह 5 बजे, उसके बाद पानी आता नहीं बिल्कुल भी, पीने के लिए भी पानी नहीं आता, वही पानी आता है सुबह 5 बजे। ऐसे शहर में रह रहे हो तुम। अब मुझे एक बात बताना, सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक नींद खुलेगी या नहीं खुलेगी? और अगर एक दिन गलती से नींद नहीं खुली, मतलब ऐसे ही ओवर एक्टिंग में, क्योंकि आदत लगी थी राजा बाबू को, नींद नहीं खुली और दिन भर पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ दूसरे दिन रात भर नींद नहीं आएगी। सुबह 5 बजे पानी भरेगा, उसके बाद सोएगा, जो करेगा वो उसके बाद करेगा, लेकिन उससे पहले नहीं। और फिर कंडीशन ऐसी बन जाएगी कि पता है उसको कि मतलब अगर मैं उसी समय पर नहीं जगा तो बस 15 मिनट के लिए पानी आता है और गया तो पूरे दिन ऐसी तैसी हो जाएगी मेरी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अपने टारगेट को अपनी ज़रूरत बना लो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपनी ज़रूरत बना लो। और जिस दिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी ज़रूरत बनती हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस महत्वाकांक्षा को पूरी होने से रोक जाए, तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने से रोक जाए। चलो वापस आ जाते हैं, और वापस आते हैं हम लोग मतलब किस पे, नवपाषाण काल पे। तो नवपाषाण काल में जैसे ही इनका मतलब जो मामला है, पशुपालन तो करने ही लग गए थे। पशुपालन से इनको 2 चीज़ें मतलब फ़ायदा हो रहा था, 2 चीज़ों में। एक तो ये हो रहा था इनका कि मतलब जो इन्हें बार बार जाना पड़ता था भाई शिकार के लिए, वो अब घर पे ही पशुपालन कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी हुई, इन्होंने मतलब एक सिस्टम बनाया और इन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया? खेती करना प्रारंभ किया। और इसके साक्ष्य मिलते हैं हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से। तो नवपाषाण, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में ही किसकी खोज हो गई थी? तांबे की। नवपाषाण काल में किसकी खोज हो गई थी? तांबे की खोज हो गई थी। तो नवपाषाण काल के साथ साथ में ही ताम्रपाषाण काल चलने लग गया था। कौन सा काल चलने लग गया था?
ताम्र पाषाण काल चलने लग गया था। तो अगर प्रश्न आता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु को खोजा, तो कौन सी धातु है वो? तांबा। कौन सी धातु है? तांबा धातु है वो। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। अब देखो, ताम्र पाषाण काल के बाद एक सभ्यता निकल के आती है हिंदुस्तान में, और उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। चलो, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है, नगरी सभ्यता है। नगरी सभ्यता और शहरी ग्रामीण सभ्यता में फर्क ये होता है कि किसी जगह को हम गांव बोल रहे हैं, गांव बोलने का मतलब है कि यहाँ की 70% से अधिक आबादी प्राथमिक कार्यों में संलिप्त होगी, प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों में संलिप्त होगी, जैसे कृषि कार्य हो गया, पशुपालन हो गया, इन सब चीज़ों में संलिप्त होगी। और शहर होने का मतलब है कि यहाँ की अधिकतर आबादी है वो या तो सेकेंडरी सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर में मतलब संलिप्त होगी, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र में मतलब ये कार्य कर रहे होंगे ये वाले लोग। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इसी को हम कौन से बोलते हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता, और इसी को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे पे विकसित हुई सभ्यता है। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो शहर की खुदाई हुई उसका नाम क्या है? हड़प्पा। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर और सरस्वती नदी तक मतलब फैला हुआ था, इस वजह से इसको क्या बोल दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता बोल दिया। इसको कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस समय पे कांसे का प्रयोग होता था और कांसे की खोज हो गई थी। तो कांसा दो धातुओं से मिलकर बनता है, एक तो तांबा और एक टिन, एक तो तांबा और दूसरा टिन। तो तांबा और टिन मतलब तांबा तो पहली धातु है जो मानव द्वारा खोजी गई, और टिन को भी खोज लिया, तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? कांसा। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रयोग कौन सी धातु का होता था, तो कौन सी धातु का होता था? तांबे का होता था। किसका? तांबे का होता था। ठीक है, लेकिन कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोला जा रहा है। क्या बोला यार? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद देखो, इसको मैंने एक और मतलब नाम दिया था, और वो नाम क्या था? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। क्या बोला? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। कौन सी? प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। अच्छा, प्राग ऐतिहासिक नहीं है यार, ये आद्य ऐतिहासिक। क्या है? आद्य ऐतिहासिक। थोड़ा सा समझ लो इसको, मैंने क्यों इसको बोला है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक। दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा जल्दी हो रहा है? लेखन शैली के आधार पे, किसके आधार पे? लेखन शैली के आधार पे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया इतिहासकारों ने। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक का मतलब पुराना ऐतिहासिक काल। कौन सा? पुराना। और आद्य ऐतिहासिक काल मतलब बीच वाला ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल तो फिर है ही इतिहास वाला काल। चलो, मामला क्या है? जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इस समय पे लेखन शैली का विकास ही नहीं हो पाया, मतलब लेखन शैली थी ही नहीं। और जब लेखन शैली थी ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? जब लेखन शैली थी ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? तो प्राग ऐतिहासिक काल में ना तो लेखन शैली थी और ना लेखन शैली पढ़ने का कोई मैटर है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल की बात करो तो आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन शैली तो थी, लेकिन लेखन शैली आज हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैंने क्या बोला? लेखन शैली तो थी लेकिन हमारे द्वारा वो पढ़ी नहीं जा सकती। ऐतिहासिक काल का जो मामला है, यहां पर लेखन शैली थी और उसको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलो, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम किसी कालखंड की बात करें तो पाषाण काल में तुम्हें कहीं से कहीं तक भी लेखन शैली दिखाई दी क्या? हैं? हमें पता कैसे चला कि भैया पाषाण काल होगा? मिसाइल की खोज कर ली थी, आग की खोज कर ली थी, ये कर लिया था, वो कर लिया था। तो इतिहास को जानने के लिए
थोड़ा सा भाई देखो, मेरा मामला ऐसा रहता है कि कुछ लोग जैसे इसको वीडियो को देखें और उसकी कंडीशन ऐसी बनेगी कि सर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हो, वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक जगह पर स्थिर करना पड़ेगा, और माइंड को स्थिर करने पे से कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट। और जब तक तुम अपनी जो ये वाली कैपेसिटी है कनेक्ट करने वाली, इसको नहीं बढ़ाओगे तब तक सिलेक्शन भी नहीं होना है किसी भी हालत में, ठीक है। चलो, तो मैंने बोला प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल का हमने क्या एग्जाम्पल ले लिया, पाषाण काल। क्या ले लिया, पाषाण काल। और मैंने बोला पाषाण काल में हमें कहीं से कहीं तक भी मतलब लेखन शैली के साक्ष्य नहीं मिले, और उसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि यार पाषाण काल में ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो फिर मामला क्या है पूरा का पूरा, भीमबेटका है, वहाँ से मतलब क्या मिल रहे हैं हमें, क्या मिलते हैं, चित्रकला मतलब हमें दिखाई देनी थी, भित्ति चित्रकला के मतलब साक्ष्य मिलते हैं ऐसे करके। तो अब समझ लो ध्यान से क्या होता है, हमें इतिहास के जानने के लिए बहुत सारे सोर्स होते हैं, और उन सोर्सों में से जो सोर्स हैं कुछ प्रमुख, उन सोर्सों को तुम देखो। एक है साहित्यिक स्रोत। क्या है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है, हमें कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल गई तो हम आसानी से उनको मतलब देख लेंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। दूसरी चीज़ है हमारे पास कोई अभिलेख है, शिलालेख है, हाँ या ना, या तो हमें किताब मिल गई कोई, या फिर पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, या किसी भाई पेड़ पे कुछ लिखा हुआ है, पेड़ की छाल पे कुछ लिखा हुआ है, या हमें कोई मटका मिल गया, कोई मनका मिल गया, मोती, या कोई हमें धातु मिल गई उस समय की, हाँ या ना, कोई हमें चित्र मिल गया उस समय का, देखा, पता लगा लिया हमने कि ऐसा ऐसा कुछ मतलब मामला रहा। या फिर ऐसा कुछ मामला रहे कि कोई विदेशी व्यक्ति है, और कोई विदेशी व्यक्ति आया था यहाँ पे उस समय पे, और वो व्यक्ति यहाँ से चला गया और अपने देश में जाके उसने कुछ बताया, लिखा, या कोई पुस्तक मिल गई। तो तीन चीज़ों से हमें मतलब पता चल जाता है कि भैया या तो साहित्यिक स्रोत या फिर अभिलेखी साक्ष्य। अब इन दोनों में मतलब कंडीशन ये होती है कि जो अभिलेखी साक्ष्य हैं ये ज़्यादा प्रामाणिक हैं इनके कंपैरिजन में, क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं इनमें फेरबदल की गुंजाइश होती है, लेकिन इनमें कोई फेरबदल की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि गांव में वैसे भी मतलब क्या बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि देखो भैया उस व्यक्ति के द्वारा बोले गए वचन पत्थर पे लिखे। किसकी लकीर है, पत्थर की लकीर है। पत्थर की लकीर मतलब बोलते हैं अमिट, उसको मिटाया नहीं जा सकता, और मिटाओगे तो फिनिश हो जाएगा, दिखेगा सीधा सीधा सा, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे तो ऐसे ही मैंने बोला कि देखो इतिहास के बारे में हमें ऐसे जानकारी मिलती है। मैंने बोला कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को हमने ले लिया, और पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल में ना तो लेखन शैली का विकास हो जाता और ना लेखन शैली पढ़ी जा सकती, जब थी नहीं तो पढ़ेंगे क्या। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमारे लिए हड़प्पा काल आ जाता है। कौन सा आ जाता है, हड़प्पा काल आ जाता है। तो हड़प्पा काल में लेखन शैली तो थी, लेकिन भाव चित्रात्मक मतलब लेखन शैली है वो हमें समझ में नहीं आती है। राइट टू लेफ्ट तुमने मतलब देखा होगा, हाँ या ना। चलो ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि महाजनपद काल, कौन सा काल, महाजनपद काल का जो समय है वो समय काल, उससे हम आराम से मतलब यहाँ पे लिखी हुई चीज़ें हैं और वो आराम से हमारे तक पढ़ी जा सकती हैं, हम उनको मतलब आज भी पढ़ सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई वापस चलते हैं, और वापस कहाँ जाना है हम लोगों को, कहाँ जाना है, हड़प्पा सभ्यता पे। कहाँ जाना है, ये पानी लेके देखो। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल है वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेके और 1750 बीसी तक, मतलब कितना है, 2500 से लेके 1750 ईस्वी पूर्व तक इसका समय काल है, जो सर्वमान्य समय काल है। बाकी इसके समय काल को लेके कूलर की आवाज़ आ रही बंद, ठीक है। बाकी इसके समय काल को लेके बहुत सारे मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो यही है, ठीक है, हड़प्पा काल का। चलो ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहले खोज है या इसके बारे में जो जानकारी है वो मतलब चार्ल्स मैसन को मतलब मिलती है। और चार्ल्स मैसन ने मतलब जो कब का समय काल है 1826 में, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। 1854 के आसपास मतलब बर्टन बंधुओं ने, ये जो क्या थे इंजीनियर थे, और कंडीशन ऐसी हुई कि ये ट्रेन की पटरी डल रही थी, और पटरी डल रही थी तो इन्होंने मतलब जैसे गट्टर का जो यूज होता है, इन्होंने क्या किया, जो इस हड़प्पा सभ्यता से जो खुदाई थी,
या इन्होंने खुदाई की और उसमें से जो गट्ठर निकल रहे थे, ईंट ईंट निकल रही थी और उसका प्रयोग इसमें कर लिया, इनको पता नहीं था कि मामला क्या है। आगे चल के 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने मतलब इस पर थोड़ा सा सोचा कि यार चलो देखा जाए कि ये क्या मामला है, लेकिन वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। 1921 में सर जॉन मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हो रही है? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और इसने टीम बनाई और उस टीम में से एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका? दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई करवाई और 1921 में जब इसकी खुदाई हुई तो हड़प्पा से मतलब अन्नागार के साक्ष्य, स्नानागार के साक्ष्य और यहाँ से मतलब एक कब्र R37 का तुमने नाम सुना होगा, ऐसे करके मतलब यहाँ से मिलते हैं। तो ये बोले मैंने स्नानागार मतलब हड़प्पा से, तो ये मोहनजोदड़ो से मतलब जो बड़ा वाला विशाल का स्नानागार है वो कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से बोलते हैं यार ये जो हड़प्पा है या ये नगर है, इतना बड़ा नगर है, विशाल का नगर। उसके बाद 1922 में किसकी मतलब खुदाई होती है? 1922 में मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो का और इससे भी विशाल का मतलब नगर निकल के सामने आता है। ये किसके नेतृत्व में हुई? राखलदास बनर्जी। किसके में? राखलदास बनर्जी। ये किसके में? दयाराम साहनी। और ये राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में इसकी खुदाई होती है। तो यहाँ से विशाल का अन्न के भंडार के लिए गोदाम मतलब अन्नागार, विशाल का स्नानागार, यहाँ से प्रत्येक घर में एक कुआं निकल के आ रहा है अच्छे तरीके से, मतलब एक डिजाइन वेल डिजाइन मतलब एक शहर है पूरा का पूरा, एक अच्छे मकान बने हुए हैं। ऐसी कंडीशन में तो बोलते हैं यार ये तो विकसित शहर। बोला जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी रही होंगी। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तो बाद में पता चलता है कि यार ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरतम शहर है उसका नाम क्या है? मांडा। ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पे है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे पश्चिम में सुतका गैंडोर है पाकिस्तान में और दास्क नदी के किनारे पे है। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गैंडोर। ठीक है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये त्रिभुजाकार इसका मतलब दिखाई देता है इसका आकार। और ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितना? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में अभी तक ज्ञात। आगे और भी मतलब बढ़ेगा तो वो देखा जाएगा क्या मामला है, क्योंकि लगातार मतलब इसकी क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। और कब से चल रही है? 1921 से। कब से? 1921 से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो कैसा मामला था इसका? देखो, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो था मात्र सत्तात्मक। कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी लेकिन वर्ग व्यवस्था थी। मतलब एक तो कुलीन वर्ग और एक थोड़ा निम्न वर्ग। इसको हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकली आधार पर ये दो भागों में मतलब डिवाइड रहा होगा। ठीक है, ये शांति प्रिय समाज था। यहाँ से हथियारों के साक्ष्य नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। व्यापार प्रधान समाज था। इसका व्यापार मेसोपोटामिया, दक्षिण भारत से, राजस्थान से मतलब इतना व्यापार होता था इसका। ठीक है, नगरीय सभ्यता है ये। और नगर होने के लिए मतलब क्या मामला है इसका? यहाँ पे सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें मिली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छे तरीके से नालियों का मतलब ऐसा डिजाइन बनाया गया कि भाई ये सड़क है और सड़क के यहाँ पे नाली है। और ये नाली मतलब बिल्कुल देखो, एक मोहल्ले की नाली किससे जुड़ी हुई है? शहर की बड़ी नाली से। शहर की बड़ी नाली मतलब किससे जुड़ी है? नदी से। और नदी किससे जुड़ी है? समुद्र से। तो आराम से पानी को कहाँ पे पटका जाए? अरब सागर में। कहाँ पे पटका जाए? अरब सागर में पटका जाए। ये इनका सिस्टम था। घर घर में कुएं मतलब देखने के लिए मिलते हैं। इनके मकान मतलब कच्ची ईंटों से भी बने हुए मिले हैं और पक्की ईंटों से भी बने हुए मकान मिले हुए हैं। लेकिन बहुत समझदारी मतलब मामला रहा है इनका। ठीक है, इनको देखोगे तो इनके क्या कोई धार्मिक मामला था? तो यहाँ पे उर्वरा की देवी मतलब यहाँ पे कुछ मूर्ति मिली और उस मूर्ति में एक औरत है और उस औरत के पेट से क्या? उस औरत के पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका हमने अंदाजा लगा लिया कि ये धरती माँ की पूजा करते रहे होंगे। किसकी? धरती माँ की। ठीक है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी देखा जा सकता है कि भाई सृष्टि की जननी कौन है? एक औरत है, एक महिला है। ठीक है, हम सभी मतलब डाउनलोड तो हुए नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी की कोख से मतलब जन्म लिया है हमने। तो यहाँ पे मम्मी को भी मतलब आराम से हम माँ को भी एक काउंट कर सकते हैं, उर्वरा की देवी है ना। यहाँ पे पशुपतिनाथ यानी शिव और एक सींग वाला सांड, ऐसा मतलब बोला जाता है कि यहाँ पे जो मोहरें थी उन मोहरों से मतलब किसके साक्ष्य मिले हैं? शिव के साक्ष्य मिले हैं और नंदी के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। कुछ इंपोर्टेंट इसके नगर हैं, उनमें से एक तो हड़प्पा है। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। कौन सी जगह पे है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है।
ठीक है। यहाँ से हमें, मैंने बोला इनमें कौन सा, एक तो कब्र हमें याद रखनी है 837, दूसरा यहाँ पे जो अन्नागार है वो हमें मतलब मिले हुए हैं। यहाँ से कुछ कॉस्मेटिक्स के भी मतलब साक्ष्य मिले हुए हैं। एक हड़प्पा को हम ये भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की दोनों जुड़वा राजधानी थी। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो 1922 में राखालदास बनर्जी उसके नेतृत्व में इसकी खुदाई होती है और ये सिंधु नदी के किनारे पे है। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के किनारे पे और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल मतलब एक गोदीबाड़ा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित बंदरगाह था ये, ठीक है। और ये हमारा गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में, और भोगवा नदी के किनारे पे है। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, चलो ठीक है। हम बात करते हैं धौलावीरा की, तो धौलावीरा भी गुजरात में ही है, धौलावीरा भी गुजरात में है। और यहाँ से हमें जो मतलब नगर, पूरी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में नगर 2 भागों में विभाजित, लेकिन धौलावीरा में 3 भागों में डिवाइड मिलता है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड मिलता है। राखीगढ़ी है, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। मैंने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। लेकिन भारत में स्थित सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, ठीक है। कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ, ठीक है, राजस्थान में है। चन्नू दड़ो मतलब कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में, और सिंध प्रांत में ही है। और यहाँ से हमें किसके साक्ष्य मिले हुए हैं? कॉस्मेटिक्स के, मतलब लिपस्टिक के एक साक्ष्य मिले हुए हैं। तो मतलब इससे पता चलता है कि यहाँ की जो महिला थी वो भी सौंदर्य प्रेमी रही होंगी। क्या रही होंगी? सौंदर्य प्रेमी रही होंगी, और हमेशा से मतलब मामला रहा है। और उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, लेकिन अपने पास अभी वो समय नहीं है जितना उसके डिटेल में जाएं हम लोग, ठीक है। बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है। और यहाँ से धान के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? धान के साक्ष्य मिले हैं। तो इतने में से तुम्हारा पेपर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। बाकी क्लास अपनी चलती है तो क्लास में देखेंगे सारा का सारा मामला। हड़प्पा सभ्यता का ये सिस्टम समझ में आया तुमको? बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का जो खत्म होने का या विनाश का जो कारण है वो सर्वमान्य कारण है बाढ़ का आ जाना। किसका? बाढ़। सिंधु और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई, उसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। 1750 ईस्वी पूर्व में, कितना? 1750 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होता है। और उसके बाद कंडीशन ऐसी होती है कि 1500 ईस्वी पूर्व में यहाँ पे आर्यों का आगमन होता है। आर्य आए थे मध्य एशिया से, ये बताया मैक्स मूलर ने। किसने बताया? मैक्स मूलर ने। यहाँ पे आए तो इनका यहाँ पे जो मूल निवासी थे उनसे युद्ध हुआ, और उस युद्ध में इन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको पराजित कर दिया। और उनको पराजित करने के बाद उन्हें दास बना लिया, और बाकी जो कुछ बचे वो दक्षिण भारत की साइड भाग गए, उन्हें द्रविडियन बोला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, हमने बोला वैदिक काल। क्या बोला है? वैदिक काल। तो वैदिक काल का जो समय काल है वो आपको दिख रहा है 1500 से 600 BC। 1500 से 600 BC वेदों का काल है। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद है, ठीक है। हमने वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो हम सबसे पहले ऋग्वैदिक काल की विशेषता देख लेते हैं, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल की विशेषता देख लेंगे, हमें समझ में भी आ जाएगा आसानी से, ठीक है। ऋग्वैदिक काल को हम देख रहे हैं, मतलब ऋग्वेद वाला काल है ये। किसका वाला है? ऋग्वेद, या फिर इसको हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। मतलब वैदिक काल का पहला पोर्शन या पहला पार्ट, और ये वैदिक काल का दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल। क्या? उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को अगर हम देखें, किसको? सामाजिक व्यवस्था, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। क्या थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण कितने थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख, इसका जिक्र कहाँ पे हमें मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। समाज पुरुष सत्तात्मक था, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। यहाँ पे बाल विवाह नहीं होता था, बहु विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी, दहेज प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। महिलाएं सभा और समिति में बराबर से मतलब भागीदार हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ की आर्थिक स्थिति को अगर हम देखते हैं, किसको? आर्थिक स्थिति को, तो आर्थिक स्थिति पशुपालन इनका प्रमुख पेशा था, कृषि दूसरा था। पशुपालन प्रमुख था और कृषि दूसरा था। यहाँ पे राजा जो होता था, राजा मतलब वैसे तो वंशानुगत होता था, लेकिन अगर मतलब उसके वंश में अच्छा व्यक्ति अगर नहीं निकलता है
तो सभा और समिति डिसाइड करते थे कि नहीं भैया इसको मतलब चुनो, तो चुन लिया जाता था। तो मतलब वंशानुगत था, लेकिन निर्वाचन भी हो सकता था। निर्वाचन का मतलब जिन्होंने गढ़ विदित सभा और समिति ने जिसको डिसाइड किया है उसको बना दिया जाता था। राजा एक टैक्स लेता था, उस टैक्स का नाम था बलि, लेकिन वो स्वैच्छिक करता, अपनी इच्छा से कोई दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। यहाँ धार्मिक भावनाओं को देखोगे तो यहाँ पे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, मतलब ये प्रकृति पूजक मामला है आर्यों का, और ये इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इनके देवता थे, इंद्र प्रमुख देवता थे। ठीक है। अगर हम अन्य में देखें तो गाय इनकी पवित्र पशु थे, गाय को माता की तरह देखते थे, और इसको बोलता था अघन्या, मतलब न मारे जाने योग्य पशु। मेहमान को बोलते थे गोहंता, गोहंता का अर्थ होता है कि जिसके लिए हम गाय को भी मार सकते हैं, इतना मतलब मामला होता था मेहमान का। घोड़ा इनका प्रिय पशु था। सोमरस मतलब एक इनका प्रमुख पेय पदार्थ था। सरस्वती का सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब वो क्या बोलते हैं, हड़प्पा वो क्या रहा है यार, टाइम ज़्यादा हो गया क्या, 2 बज गए क्या, ऐसे कुछ कंडीशन है। ठीक है, स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। सरस्वती इनकी पवित्र नदी है, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। और सिंधु को देखोगे तो सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में सिंधु का, और गंगा का जो उल्लेख है वो एक बार मिलता है सिंधु नदी का उल्लेख। चलो, लाइट चली गई और अभी लाइट आ गई है, तो देखते हैं भाई, बोलते ना इसी को तो बोल, हाँ इसको बोल सकते हैं कि ये लक जो भी है गड़बड़, अगर ये लाइट करेगी या कुछ भी करेगा तो यार अपने आप में क्या रहेगा फिर, है ना। खैर चलो, हम बात कर रहे थे कि सिंधु जो नदी है ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है इसका, और गंगा का एक बार मतलब उल्लेख मिलता है। चलो, उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC तक का इसका समय काल है। लोहे की खोज हो गई थी, तो लोहे से एक तो हथियार बन रहे थे और लोहे से औजार बन रहे थे। तो इससे जब औजार बने तो जैसे हल बन गया, क्या बन गया, हल बन गया। तो हल बनने से मतलब खेती बहुत अच्छी हो गई। खेती अच्छी हो गई तो भाई ऑटोमेटिक सीधा सीधा सा मामला है, जब खेती अच्छी हो जाएगी तो लोग प्राथमिक पेशा के रूप में किसको चुन लेंगे, खेती को चुन लेंगे, कृषि को चुन लेंगे, जबकि यहाँ पे पशुपालन प्राथमिक पेशा था। ठीक है। हथियार बने तो हथियार मतलब पहले जब लड़ाई झगड़े होते थे तो वो क्या करते थे, लठ से लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अभी तलवार बन गई है तो तलवार से मतलब युद्ध होने लग गए। तो कंडीशन ऐसी होने लग गई कि युद्धों की जो टेंडेंसी थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और हुआ ये कि पहले जो मतलब एक कबीला होता था तो आपस में 2 कबीले भिड़े और वो जन में तब्दील हो गए, आपस में 2 जन भिड़े तो वो जनपद में तब्दील हो गए। और यही कंडीशन रहती है आगे चल के कि जनपद जनपद आपस में भिड़ते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो महाजनपद में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, महाजनपद में। महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो तुमने देखा ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ना बाल विवाह था, ना बहु विवाह था, ना सती प्रथा थी, ना दहेज प्रथा, ना पर्दा प्रथा। लेकिन यही कंडीशन ऐसी होती है कि बाल विवाह होने लग गए, बहु विवाह होने लग गए, सती प्रथा का चलन चल गया और दहेज प्रथा मतलब एक तरीके से अनिवार्य जैसी कंडीशन होने लग गई, और शिक्षा मतलब स्त्रियों को लगभग बंद करवा दी गई। तो ये मतलब कंडीशन होती है। जो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे किसके आधार पे थी, कर्म के आधार पे थी, वो वर्ण व्यवस्था यहाँ पे जन्म के आधार पे हो गई और मामला बना कि शूद्र का बेटा शूद्र होगा। और शूद्रों की स्थिति मतलब तुम्हें पता हुआ है, बोला कि इन्होंने ब्रह्मा के मुंह से जन्म हुआ ब्राह्मण का, बाजुओं से क्षत्रिय का, और जंगा से वैश्य का, और चरणों से शूद्र का। तो बोला कि जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं वो कौन होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं और फिर शूद्र होते हैं। तो शूद्रों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। राजा वंशानुगत होने लग गए। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि सभा समिति मतलब एक तरीके से चयन करती थी, लेकिन यहाँ पे सभा समिति की शक्ति है वो बहुत कम कर दी गई और गढ़ और विदित को तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और बोला कि राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, संतरी का बेटा संतरी, सेना में जो लोग पहले से हैं उन्हीं के बेटा मतलब लगातार बनते रहेंगे। ये वाली कंडीशन हो गई। और ये जब सिचुएशन होती है तो आप समझो इस चीज़ को कि मतलब ये काल कम से कम अच्छा तो नहीं है। और जैसे इसके बाद उत्तर वैदिक काल के बाद कौन सा काल आ जाता है, महाजनपद का काल आता है। किसका काल आ जाता है, महाजनपद का। महाजनपद के बारे में जो हम थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो महाजनपद के बारे में जो उल्लेख है वो हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों की बात करेंगे तो उनके जो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। 4-5 महाजनपद ऐसे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आते ही रहे हैं। उनमें से सबसे पहला है मगध। कौन सा है, मगध। मगध के बारे में प्रश्न इस वजह से पूछा जाता है क्योंकि मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध के जो शासन के बारे में बात करें तो सबसे मगध में जो सबसे पहला वंश था वो था बृहद्रथ वंश। कौन सा, बृहद्रथ वंश था। और बृहद्रथ वंश का एक
शासक था जरासंध, जिसका तुमने उल्लेख महाभारत में मिलता है, या उल्लेख मतलब जो महाभारत में मिलता है वो तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, एक राजधानी है अवंती। कौन सी राजधानी है? अवंती। तुम एमपी का एग्जाम देने वाले हो भाई, एमपी, तो अवंती कहाँ पे थी? मध्य प्रदेश में थी। इसकी राजधानी थी उज्जैन और महेशमती, मध्य प्रदेश का एकमात्र महाजनपद। एक महाजनपद है गांधार। कौन सा है? गांधार। तो गांधार महाजनपद पाकिस्तान में स्थित एक है कंबोज। कौन सा महाजनपद है? कंबोज। ये कहाँ पे है? ये महाजनपद कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। हाटक इसकी राजधानी। ठीक है, एक तुम्हारा दक्षिण भारत में है। कौन सा? दक्षिण भारत में कौन सा था? अस्मक। दक्षिण भारत में कौन सा था? अस्मक। तो इससे भी संबंधित मतलब तुम्हारे प्रश्न आ सकते हैं। तो 4-5 महाजनपदों का ये तुम्हें उल्लेख रहेगा। बाकी 16 के 16 में से इनकी राजधानी या कुछ भी आ सकता है, तो आराम से तुम्हारे पास मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है। महाजनपद काल के साथ साथ में मैंने बोला ना, देखो होता क्या है, यहाँ ऋग्वैदिक काल में स्थिति इतनी सारी की सारी बेहतर थी, उत्तर वैदिक काल में स्थिति ये गड़बड़ा जाती है, महिलाओं की स्थिति, शूद्रों की स्थिति, या फिर एक इंसान को इंसान से बांटने वाला समाज, और महाजनपद काल में ये और लगातार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग, देखो हमेशा समाज में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, समाज में जब बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं तो ऐसी कंडीशन होती है कि उन बुराइयों पे चोट भी करते हैं कुछ लोग, और वो समझदार लोग होते हैं। जैसे उपनिषदों ने लगातार मतलब चोट की, इन सब चीज़ों को मतलब बोला कि नहीं ये कुरीतियाँ, और कुरीतियों को रोकने के लिए जैसे मैत्रेयनी संहिता की बात करोगे तो उसमें महिला की स्थिति को बहुत गिराने की बात की गई, और महिला को जुआ और शराब की तुलना की गई महिला से, ये वाली कंडीशन होती है। वहीं पर शतपथ ब्राह्मण की अगर बात करोगे तो महिलाओं को क्या बोला गया? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया। क्या बोला गया था? अर्धांगिनी बोला। और यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो रही है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ धर्म है और उन धर्मों का जन्म होता है। उन धर्मों में से एक धर्म कौन सा है? एक धर्म कौन सा है? और एक धर्म है जैन धर्म। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और एक धर्म है जैन धर्म। इसको थोड़ा सा रोक लो, चक्कर आ रहे हैं। जैन साथियों माफ़ करना, मेरी हेल्थ ख़राब है तो चक्कर रखकर आ गए, और ठीक है वो सब तो चलता रहेगा, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे का एग्ज़ाम है कल, और एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्थ तो कम से कम नहीं है। ये सब तो ठीक है, कल देख लेंगे, हेल्थ ठीक हो जाएगी, परसों मतलब सो जाएंगे, 2 दिन सो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम उसका निकलना चाहिए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महाजनपद काल के बाद या महाजनपद काल के साथ में 2 धर्म चल रहे हैं, और एक धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। और दूसरा धर्म कौन सा है? जैन धर्म। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की। तो पहले इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं एक बेसिक सी कहानी सुना दूंगा जिससे समझ में आ जाएगा, या फिर पहले कहानी सुना देता हूँ, उसके बाद मतलब इसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक कहानी सुना देता हूँ आपको। मामला क्या था, नेपाल में लुम्बिनी एक जगह है, वहाँ पे एक जमींदार या एक छोटा सा राजा हुआ करता था, उसका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन की शादी हुई थी महामाया से, और शुद्धोधन का साम्राज्य बढ़िया से चल रहा था, लेकिन कंडीशन ऐसी थी कि एक बच्चा नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही उसने ऋषियों के आसपास घूम घाम के ऐसे करके तो उसको एक बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे का नाम उसने रखा सिद्धार्थ। ठीक है, बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो मतलब भाई ढोल नगाड़े ये सब साम्राज्य में मतलब लड्डू बट रहे हैं, बधाइयाँ मतलब देने आ रहे हैं लोग। एक ऋषि है, और उस ऋषि ने मतलब गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का हाथ देखा और बोला कि महाराज आपका जो बेटा है बड़ा होकर बड़ा एक प्रतापी शासक बनेगा, एक महान शासक बनेगा। तो राजा ने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। लेकिन उसने बोला कि महाराज अगर ये एक प्रतापी शासक नहीं बनता है तो ये सन्यासी बन जाएगा। तो राजा एकदम से सन्न रह गया, और उसने बोला कि यार बड़ी मुश्किल से तो मतलब बच्चा पैदा हुआ है और तुम बोल रहे हो कि सन्यासी हो जाएगा। तो राजा ने बोला कि चाहे मैं कुछ भी हो जाए इसको सन्यासी तो नहीं होने दूंगा। तो राजा ने क्या किया, उसके आसपास बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं भटकेगी जिससे कि इसके माइंड में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। तो राजा ने क्या किया, उस बच्चे को भोग विलास में संलिप्त करवा दिया एक तरीके से। उसके पास कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई सन्यासी नहीं जाएगा, कोई भी ज्ञान की बातें करने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा, नरक स्वर्ग की बातें करने वाला व्यक्ति नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन में रहा। और गौतम बुद्ध के लिए मतलब जो चीज़ें आसपास रहती थी उनमें से जैसे शराब, या फिर आसपास में मतलब खासकर डांस करने वाली औरतें, ये सब चीज़ें मतलब युवा लोग, युवा औरतें, ये सब चीज़ें मतलब रहती थी जिससे कि उसका माइंड वैराग्य की साइड ना जाए। लेकिन
जब भी बच्चा इस कंडीशन में जाता है और फिर बोलते हैं कि नहीं यार, इसके बावजूद भी अगर बच्चा मतलब थोड़ी सी भी ऐसी एक्टिविटी करता है तो फिर बोलते हैं कि यार इसकी शादी करा दो, तो शादी कराने के बाद तो बिल्कुल भूल ही जाएगा। तो उसकी शादी करा दी, और उसकी शादी कराई किससे? शादी उसकी किससे हुई? यशोधरा से। और यशोधरा से शादी होने के बाद एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, और बच्चे का नाम क्या है? राहुल। ठीक है, यहाँ तक मामला होने के बाद अब तो शुद्धोधन को कोई टेंशन नहीं रहा, और शुद्धोधन को लगा कि यार देखो शादी भी हो गई और बच्चा भी हो गया, अब तो ग्रस्त जीवन में आ गया। ये हमारे साम्राज्य का होने वाला महाराज है और युवराज है अभी ये, तो युवराज को महाराज बनना है, लेकिन महाराज बनने से पहले इसको एक बार साम्राज्य को तो दिखा दिया जाए कम से कम। तो उसने जो एक सारथी होता है, सारथी को बोलते हैं कि जाओ इसको साम्राज्य को दिखा के लाओ। तो वो साम्राज्य को दिखाने के लिए सारथी लेके चलता है। जैसे ही वो रास्ते में जा रहे होते हैं दोनों के दोनों, तो सबसे पहले उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। वृद्ध व्यक्ति को देखकर मतलब सिद्धार्थ के माइंड में एक मतलब प्रश्न आता है कि इसको क्या हो गया। तो सारथी बोलता है महाराज ये बूढ़ा हो गया है। तो बोला बूढ़ा बूढ़ा क्या होता है? देखो महाराज कुछ नहीं होता है, एक बच्चा होता है, बच्चे से वो जवान होता है और जवान से वो बूढ़ा हो जाता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। आगे चले तो उन्हें दिखता है कि एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति रोगी है। व्यक्ति कैसा है? रोगी व्यक्ति है। तो रोगी व्यक्ति को देख के मतलब वो बोलते हैं कि महाराज ये क्या बोलते हैं, इसको क्या हो गया? तो बोला महाराज ये व्यक्ति है ना, इस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं, इस वजह से इसको मतलब रोग हो गया है। बोला बुरे कर्म क्या होते हैं? बोला शराब पीना, डांस करना, डांस देखना, ये मतलब सब उल्टे सीधे कर्म है जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें मतलब हो जाती हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला, वो सिद्धार्थ ने बोला कि चलो आगे चलो यार, मतलब फालतू डरा रहे हो ना फालतू के। फिर आगे जाते हैं तो एक उसको उधर से डेड बॉडी आ रही होती है, या एक अर्थी लेके आ रहे होते हैं लोग, मतलब राम नाम सत्य है। तो गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने बोला कि इसको क्या हो गया? बोला महाराज चला गया ये। बोला क्या चला गया? बोला कुछ नहीं, इसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं और ये व्यक्ति खत्म हो चुका है। तो बोला कि प्राण पखेरु उड़ गए मतलब? बोला कुछ नहीं महाराज, बच्चा था, बच्चे ने जन्म लिया, फिर बड़ा हुआ, जवान हुआ, जवान होने के बाद बूढ़ा हुआ, और बूढ़ा होने के बाद मर गया। बोला मर भी जाते हैं ये शरीर, तो क्या करेंगे इसको जला देंगे? अरे वही गॉड। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक सन्यासी बढ़िया से उधर से भजन गाते हुए मतलब आ रहा है धुन धुन में आराम से। तो मतलब बोला कि इसको क्या हो गया? ये क्या पीले से कपड़े पहन के फिर रहा है, इसको क्या हो गया? बोला महाराज ये सन्यासी है। बोला सन्यासी क्या होती है? सन्यासी का मतलब वो होता है जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, और इसको संसारिक माया से कोई लेना देना नहीं है। बोला ऐसा इसने क्यों किया है? बोला महाराज देखो ये एक उपाय है अपने आप को दुनिया से बचाने का, संसारिक मोह माया से बचाने का। अगर जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है। यहाँ तो वो कोड़ी जो भी उसकी कंडीशन होनी है, जो मतलब उसके कोड़ बहरा होता है, रोगी हो जाता है, वो तो होता ही होता है। लेकिन मर जाने के बाद महाराज उसकी बहुत बुरी दशा होती है। उसको मतलब खून के कुंड में डाल दिया जाता है, उसको उबलते हुए तेल में मतलब डाल दिया जाता है, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। तो बोला अरे वो व्यक्ति मतलब ऐसी कंडीशन में मतलब पहुंचा दिया कि उसके माइंड में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लग गई कि यार ये तो बहुत बुरा वाला मामला है, संसारिक मोह माया तो बहुत बुरी है। अब यही कंडीशन चलती होती है। तो गौतम बुद्ध अपने घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद उन्होंने मतलब देखा कि उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, पूरा साम्राज्य है, और दूसरी साइड उनको मतलब कि यार मैंने तो ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, तो मेरी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है। और अगर संसारिक मोह माया में यही सब होना है, बच्चा पैदा हुआ, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मतलब भोग विलास में जीवन जीता रहा और मर गया, यही कंडीशन होती है, तो ये सांसारिक मोह माया बहुत बुरी है और संन्यास धारण कर लेना चाहिए मुझे। तो गौतम बुद्ध अपने मतलब घर को छोड़ देते हैं, रात में मतलब छोड़ के जाते हैं अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, और देखते हैं ऐसी नैतिक दुविधा बोलते हैं इसको। नैतिक दुविधा का मतलब ये है कि इधर कुआं इधर खाई, ये कंडीशन गौतम बुद्ध के साथ भी होती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वो सन्यासी हो गए। और वो जाते हैं जैसे ही मतलब सारनाथ पहुंचते हैं, और सारनाथ में जाके वहाँ पे कुछ पंडित होते हैं, एक तरीके से ब्राह्मण, जो ज्ञान का मतलब मार्ग सिखा रहे होते हैं कि यार ऐसे ऐसे जाओगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, या फिर कम से कम जो तुमने पाप किए हैं उनसे तुम मुक्त हो जाओगे। तो गौतम बुद्ध वहाँ पे पहुँचे तो उनसे मतलब उनके गुरु ने मतलब बोला कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो बोला क्या काम करना पड़ेगा? बोला कि तुम्हें सुबह जाके अपनी वाइफ से मतलब बिच्चा लेके आनी पड़ेगी, संसारिक मोह माया से बिल्कुल दूर होना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी और उल्टे सीधे काम नहीं करने हैं। तो गौतम बुद्ध ने बोला ठीक है। गौतम बुद्ध और उसके साथ में कुछ उसके साथी हैं जो उस गुरु के शिष्य हैं बाकी।
लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन उधर से एक सुजाता नाम की कन्या जाती है, उसके हाथ से खीर खा लेते हैं और खीर खाने के बाद उसकी तपस्या भंग हो जाती है। तो गुरु धक्के मार के बाहर निकाल देता है, बोलता है हो गया तेरा यूपीएससी, तुझसे ना हो पाएगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अच्छा ऐसा मामला है तो चलो ठीक है चलते हैं। फिर गौतम बुद्ध उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं बोध गया बिहार, और बोध गया बिहार में जाके तपस्या करते हैं अच्छे से। तपस्या करने के बाद मतलब बोला जाता है कि 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति का प्रमाण देने के लिए उन्होंने अपना जो उंगली है वो ज़मीन से टच की, तो ज़मीन ने उसका मतलब गवाही दी कि हाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो वापस आते हैं सारनाथ में। कहाँ पे आते हैं? सारनाथ में। और सारनाथ में क्यों आते हैं? जैसे मामला ऐसा होता है कि कभी कोई तुमसे ये बोले कि बेटा तुझसे ना हो पाएगा, तो सबसे पहले मतलब सिलेक्शन लेने के बाद लड्डू खिलाने उसी को जाना और उसको बोलना कि बेटा मेरा हो गया है ना। तो यही काम गौतम बुद्ध करते हैं। और गौतम बुद्ध किसके पास जाते हैं? उन्हीं के पास जाते हैं जिन ब्राह्मणों ने मतलब ये बोला था कि मतलब तुमसे ना हो पाएगा, और उनके पास पहुंचते हैं, बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो जो उसके गुरु भाई थे फिर उसके वो शिष्य बन गए। तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रवचन कहाँ पे दिए? सारनाथ में। कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए। गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई 4 घटनाएं मतलब बिल्कुल तुम्हें याद रखनी है, और मैं वो 4 घटनाएं तुम्हें बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जो घर से गृह त्याग है उसको बोला जाता है क्या? महाविनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। अच्छे से याद हो जाएगा, तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है। चारों घटनाएं। गौतम बुद्ध का गृह त्याग क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोला जाता है क्या? ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? नहीं, ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं निर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोलते हैं? निर्वाण, ठीक है। जब वो प्रथम प्रवचन देने जाते हैं तो उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। ये चारों चीजें तुम्हें बिल्कुल याद रहनी चाहिए। मैंने कौन सी बोली? धर्मचक्र प्रवर्तन कौन सा है? जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो प्रवचन देते हैं वो मतलब क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। और जो घर को छोड़ने वाला है वो है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति है निर्वाण, और मृत्यु है महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये चारों चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए, ठीक है। इनका जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इधर वापस चलते हैं थोड़ा सा मतलब, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ। इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोदंत शाक्य गणराज्य के थे, ठीक है। माता महामाया, सौतेली माँ थी गौतमी, मतलब इनकी माता का देहांत हो गया था और उसके बाद गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी, इनकी सौतेली माँ या फिर मौसी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध ने मतलब जो इनके मन में वैराग्य की जो भावना उत्पन्न हुई थी वो वृद्ध को, रोगी को और मृत और सन्यासी को देखकर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई थी इनके माइंड में, ठीक है। गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इसके क्या किसकी प्राप्ति हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया बिहार में हो गई थी, ठीक है। एक नदी थी, कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी। और कौन से वृक्ष के नीचे? बरगद के वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे बैठ के इन्होंने मतलब ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक है। दुख का कारण इन्होंने बोला, अब इनके प्रवचन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। इन्होंने बोला ईश्वर नहीं होता है भैया दुनिया में, आत्मा नहीं होती है, पुनर्जन्म जरूर होता है, ऐसा कुछ मामला इन्होंने बताया। इन्होंने बोला दुख का कारण इच्छा है, तृष्णा दुख का कारण है। मतलब अगर इंसान की जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक दुख तो रहेगा ही रहेगा। जिस दिन इच्छाएं खत्म उस दिन दुख खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि इच्छाएं दुख का कारण है, लेकिन इसको अष्टांगिक मार्ग पे चल के कम किया जा सकता है, या एक समाधान है, अष्टांगिक मार्ग पे चल के इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हो। इन्होंने बोला कि अपना दीपक स्वयं बनो। मतलब ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोला कि तुम खुद ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ समाहित है, तो अपना दीपक स्वयं बनो। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में, यूपी में, ठीक है। और इसको बोला क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाण। इसमें मतलब बौद्ध धर्म में तुम्हें मिलेगा मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग में मतलब तुम्हें पता चलेगा कि ये बोलते थे कि भाई ज्ञान की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति या एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें तब भी हो जाएगी जब तुम गृहस्थ जीवन जी रहे होगे, और तुम सन्यासी जीवन जियोगे तब भी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी कोई दिक्कत वाला मामला
नहीं है। तो गौतम बुद्ध को इसी वजह से बोला जाता है कि गौतम बुद्ध ने अतिवाद को बढ़ावा नहीं दिया था। गौतम बुद्ध ना तो इधर अति देते थे ना उधर अति देते थे, अति दोनों ही मतलब गलत है। अगर कोई तुमसे ये बोले कि तुम्हें देखो पढ़ाई करनी है और 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे में से 17 घंटे भी रह गए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बीमार पड़े हो, कहाँ से मतलब हो पाएगा भाई ऐसी कंडीशन में 17 घंटा। ठीक है भाई, तुम्हारी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना, यही मतलब मामला होता है। ठीक है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब ढलने वाला मामला था गौतम बुद्ध का। और त्रिपिटक है ये बौद्ध धम्म संघ, क्या बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, 4 समितियां हुई थी बौद्ध धर्म की, 4 समितियां, मतलब आराम से पढ़ लेना आप लोग। गौतम बुद्ध ने मतलब ऐसा बोला कि इनकी मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म है वो अनेकों शाखाओं में डिवाइड हो गया था। उनमें से हीनयान और महायान प्रमुख शाखा हैं। कौन सी? हीनयान और महायान प्रमुख शाखा है इनसे संबंधित। ठीक है, गौतम बुद्ध की और भी मतलब तुम्हें चीज़ याद रख लेनी है तो वो रख लेना कि जैसे इनसे संबंधित पिटक हैं कुछ, सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक और जातक कथाएं। जातक कथा में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, और सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये भी तीनों याद रख लेना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? जैन धर्म की। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है महावीर स्वामी को। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनके समय पर जैन धर्म ने एक तरीके से प्रोग्रेस की थी। 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ थे। कौन थे? पारस्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। पारस्वनाथ ने मतलब सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत थे। और वो सिद्धांत कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरग्रह। मतलब हमेशा सत्य बोलनी है, अहिंसा मतलब लड़ाई नहीं करनी है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, अपरग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। ये किसने दिया था? पारस्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? पारस्वनाथ ने। और इसमें 5वां जो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य, उसमें किसने जोड़ा ब्रह्मचर्य को? महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो ये 5 मतलब ये जैन धर्म से संबंधित है। जन्म इनका हुआ था कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इस वजह से इन्हें जिन या विजेता बोला गया। ठीक है, मृत्यु इनकी जो हुई थी पावापुरी में हुई थी। पावापुरी 468 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। जैन धर्म से संबंधित 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, 5वां सिद्धांत मतलब गौतम बुद्ध वो क्या बोलते हैं महावीर स्वामी का, मैंने बता ही दिया। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। इनसे संबंधित जो संप्रदाय हैं वो दिगंबर और श्वेतांबर। मतलब जो व्यक्ति नग्न अवस्था में सन्यासी रहते हैं उनको दिगंबर बोला जाता है, और जो श्वेत कपड़े धारण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? श्वेतांबर बोला जाता है। भद्रबाहु के नेतृत्व में एक संगठन रहा, उसको दिगंबर हो गए। और स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो लोग रहे वो कौन से हो गए? श्वेतांबर हो गए, श्वेत कपड़े धारण करने वाले। संलेखना प्रक्रिया जैन धर्म से संबंधित एक बहुत एक तरीके से प्रसिद्ध उपासना है। और उस उपासना में कंडीशन क्या होती है? जैसे एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को जब अपने शरीर को त्यागना होता है तो वो व्यक्ति क्या है? अन्न जल ग्रहण मतलब एकदम बंद कर देता है।